देवभूमि के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तराखंड परिवहन निगम 15 अक्टूबर से 4 राज्यों के लिए बढ़ा रहा है बस सेवा। गुरुवार से देहरादून से चंडीगढ़, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब के लिए बसें शुरू होगी। इन चारों स्थानों के लिए पहले चरण में किया जा रहा 100 बसों का संचालन शुरू। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने कहा, जल्दी ही दिल्ली के लिए भी बसें शुरू की जाएंगी। कोरोना काल में दिल्ली के लिए बसों का संचालन बंद है। पंजाब कल से हमारी बस सेवा इन राज्यों में सुचारू रूप से संचालित होंगी। 100 बसें हमारी बसें, जैसा कि आपने कहा, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल, ये बसें इन राज्यों में संचालित कल से प्रारंभ हो जाएंगी। 100 बसों का हम संचालन करने जा रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में और अन्य राज्यों में भी हमने 472 बस सेवाएं प्रारंभ की हैं। धीरे धीरे हम इनकी संख्या को और बढ़ाएंगे। अनलॉक के दौरान जो भी भारत सरकार की गाइडलाइन है, जो राज्य सरकार के दिशा निर्देश हैं, उसका अनुपालन सुनिश्चित करते हुए हम आम जन को पर्याप्त सुविधाएं सुलभ कराएंगे। चंडीगढ़, पंजाब। उत्तराखंड में 1 नवंबर से खोले जाएंगे स्कूल। 10वीं कक्षा से ऊपर के स्कूल खोलने का फैसला हुआ। छोटी कक्षाओं के स्कूल अभी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखेंगे। अभिभावकों और स्कूल प्रबंधनों के खिलाफ अभी तक जो फैसले लिए गए थे, क्योंकि जो उनकी नाराजगी थी और जो उनके अपने ऑब्जेक्शंस थे, उसको लेकर फिलहाल उनके फीडबैक के बाद फैसला लिया गया। कैबिनेट में स्कूल खोलने और ना खोलने को लेकर काफी मंथन हुआ। 10वीं से ऊपर के स्कूली कक्षाओं के लिए भी सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा जाएगा। तो 10वीं से 12वीं तक के स्कूल फिलहाल खुल रहे हैं और जो मैनेजमेंट है, स्कूल मैनेजमेंट, उनके साथ में भी बातचीत की गई। उनके साथ बातचीत के बाद ही ये फैसला लिया गया है। 10वीं से ऊपर के जो स्कूली कक्षाओं के बच्चे हैं, अब उनकी पढ़ाई शुरू हो पाएगी। उत्तराखंड में 1 नवंबर से स्कूल खुलने वाले हैं। 10वीं से 12वीं तक के जो बच्चे हैं, उनके लिए अभी स्कूल खोले जाएंगे और उनकी भी साफ स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उनकी प्रेजेंस में स्कूल की और उनके पास कोई दिक्कत ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। अभिभावकों से बातचीत की गई है, स्कूल प्रबंधन से बातचीत की गई और उसके बाद में ये फैसला लिया गया है। इसमें 2 शिक्षा से संबंधित थे। उस शिक्षा के एक महत्वपूर्ण जो हमारे अनुदान जिनको हम देते हैं, उनके संबंध में चीफ सेक्रेटरी और अन्य सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। और इसी प्रकार से खेल नीति का भी जो मंजूरी थी 2020, वो भी जारी कर दी गई है। इससे अलग जो और अन्य विषय हम लोगों ने प्रमुख रूप से दिए हैं, उसमें अपने स्कूल खोलने का निर्णय हमने ले लिया है। 10वीं और 12वीं तक के स्कूलों को हम 1 नवंबर से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ केवल 2 क्लास चलाएंगे। ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली आबकारी विभाग में लागू करने के लिए नासिक की जो एक सिक्योरिटी के संबंध में वहाँ जो भारत सरकार का उपक्रम है, उससे MOU करके उसे लागू किया जाएगा। कुछ नियमावली है, जिसमें गृह विभाग की नियमावली है, लघु सूक्ष्म उद्योग विभाग की नियमावली है, उनको भी निर्णय ले लिया गया जारी करने का। पेयजल में जो एक समिति थी पहले, उसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उसको करके उसमें धन सिंह रावत राज्य मंत्री को और ऐड किया गया है। इसी प्रकार जो चीड़ की पहले भर्ती इकट्ठी करते थे, उनको 1 रुपया राज्य सरकार देती थी, उसे बढ़ाकर 2 रुपये किया गया है। और इसी प्रकार जो कोविड महामारी के कारण 1 वर्ष तक हमने सभी कर्मचारियों का 1 महीने में 1 दिन की सैलरी काटने का निर्णय लिया था। आज आने वाले त्योहारों के मद्देनजर जो निर्णय लिया गया है कि इस महीने से, यानी इस महीने की भी कटौती नहीं होगी। उसमें मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधायक, IAS, IFS और IPS, इन सबको छोड़कर इनकी कटौती जारी रहेगी। बाकी किसी भी कर्मचारी की कटौती इस महीने से नहीं। उत्तराखंड में 1 नवंबर से स्कूल खोले जाएंगे। 10वीं कक्षा से ऊपर के स्कूल खोलने का फैसला हुआ है। छोटी कक्षाओं के स्कूल अभी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखेंगे।
उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने परिजनों के साथ बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और स्वस्थ रहने की कामना की। अग्रवाल हेलीकॉप्टर से पहले केदारनाथ पहुंचे, जहां पर तीर्थ पुरोहितों से मिलने के बाद भोले बाबा के दर्शन भी किए और जलाभिषेक किया। उन्होंने धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों से संबंधित जानकारी ली। केदारनाथ धाम में कुछ समय बिताने के बाद वह बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां पर पूजा अर्चना के साथ विश्व में कोरोना महामारी के संकट का शीघ्र अंत करने के लिए भगवान से प्रार्थना भी की। और चलिए आगे बढ़ेंगे। सड़क सुरक्षा समिति की देहरादून में बैठक हुई और परिवहन मंत्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई। समीक्षा बैठक में शामिल हुए कमिश्नर रविनाथ रमन, परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों के भी अधिकारी बैठक में शामिल हुए। सड़क हादसों को कम करने के लिए सड़कों को गड्ढों रहित करने पर जोर दिया। मंत्री यशपाल आर्य का बयान, सड़क हादसों में पैदल यात्री भी शिकार होते हैं। देखिए, पिछले जो हमारी समीक्षा बैठक हुई थी, पिछली बैठक सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी, उसमें बिंदुवार आज विस्तृत रूप से चर्चा हुई। जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने निर्देश दिए थे, उसका कितना अनुपालन सुनिश्चित किया गया है, इस बारे में हमने आज अपने सभी विभिन्न विभागों के अधिकारियों से वार्ता की। सबसे बड़ा विषय है कि जैसा कि आपको मालूम है कि भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 2022 तक सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए, उसकी संख्या आधी हो जाए। आज वर्तमान में जो दुर्घटनाएं हो रही, हादसे हुए हैं, मौतें हुई, उसकी संख्या में 2022 तक कमी आनी चाहिए, हमारा लक्ष्य है, संकल्प। और वहीं खबर देहरादून से है। अतिक्रमण हटाओ अभियान का दूसरा दिन है। आज राजधानी के प्रसिद्ध पलटन बाजार में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। शहर को अलग अलग जोन में बांटकर हटाया जा रहा है अतिक्रमण। अभियान के तहत देहरादून में 1489 अतिक्रमण तोड़े गए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड और राज्य सरकार के बीच में फंसे सीबीएसई बोर्ड से संचालित स्कूलों के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और सीबीएसई बोर्ड से 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमत और न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ में हुई। उधम सिंह नगर एसोसिएशन इंडिपेंडेंट स्कूल्स और द्वारा याचिका दायर कर कहा गया कि राज्य सरकार ने 22 जून 2020 को एक आदेश जारी कर कहा था कि लॉकडाउन में प्राइवेट स्कूल किसी भी बच्चे का नाम स्कूल से नहीं काटेंगे और उनसे ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस नहीं लेंगे, जिसे प्राइवेट स्कूल्स ने स्वीकार भी किया। लेकिन 1 सितंबर 2020 को सीबीएसई बोर्ड द्वारा सभी प्राइवेट स्कूल्स को एक नोटिस जारी कर कहा गया कि बोर्ड से संचालित सभी स्कूल 10,000 रुपए स्पोर्ट फीस और 10,000 रुपए टीचर ट्रेनिंग फीस और 300 रुपए प्रत्येक बच्चे के रजिस्ट्रेशन पर बोर्ड को 4 नवंबर से पहले देंगे और अगर
4 नवंबर तक उक्त का भुगतान नहीं होता तो 2000 रुपए प्रत्येक बच्चे के हिसाब से पेनल्टी देनी होगी, जिसका एसोसिएशन द्वारा चुनौती दी गई। इसके अलावा एसोसिएशन का यह भी कहना है कि ना तो वो किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकते, ना उनसे ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस ले सकते। ऊपर से सीबीएसई बोर्ड द्वारा यह दबाव डाला जा रहा है इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इस समय ना तो टीचर्स की ट्रेनिंग हो रही है, ना कोई स्पोर्ट्स हो रहे हैं। बोर्ड द्वारा संचालित स्कूल तो बोर्ड और राज्य के बीच में फंस गए हैं। अगर वो बच्चों से ये फीस लेते हैं तो उनको स्कूलों का रजिस्ट्रेशन रद्द होने की संभावना बढ़ने लगेगी, और अब स्कूल जाएं तो जाएं कहां। जी, जो रिट पिटीशन है बेसिकली उधम सिंह नगर एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल्स ने फाइल करी थी। इस रिट पिटीशन में हमने गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 22 जून 2020 को भी चैलेंज किया है, उस एक्सटेंट तक कि हम किसी स्टूडेंट का नाम स्कूल के रोल से स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकते। सीबीएसई ने 1 सितंबर 2020 को कुछ डायरेक्शंस इशू करी है, जिसमें सीबीएसई रिकॉग्नाइज स्कूल से ₹10,000 एज स्पोर्ट्स फी, ₹10,000 एज टीचर ट्रेनिंग फी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 12 का डिमांड किया है। अब इस समय जो सीबीएसई ने, क्योंकि स्कूल्स केवल ट्यूशन फी ही चार्ज कर सकते हैं स्टूडेंट से, सीबीएसई ने जो डिमांड रेज करा है ये सीधा जो गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 22 जून है उससे कॉन्ट्रडिक्शन में है। स्कूल्स किसी बच्चे का नाम फीस ना देने के कारण अपने रोल से स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकते, और एट द सेम टाइम सीबीएसई ने जो ये इतनी फीस की डिमांड रेज करी है, इस कारण से हमने सीबीएसई के ऑर्डर्स को एज वेल एज जो डायरेक्शन जो गवर्नमेंट ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट का है उसको दोनों को चैलेंज किया है। आज कोर्ट ने इस मैटर का कॉग्निजेंस लेते हुए सीबीएसई को 2 हफ्ते में इस मैटर में काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए डायरेक्ट किया। प्रदेश कोरोना महामारी के चलते लगातार कई महीनों से जूझ रहा है। पिछले कुछ महीनों में कई लॉकडाउन और अनलॉक के बाद भी प्रदेश में कोरोना का प्रकोप तेजी से जारी है। इसी कड़ी में गढ़वाल रेंज के आईजी अभिनव कुमार ने प्रदेश की जनता, आने वाले पर्यटक और तीर्थ यात्रियों से अपील की है। उन्होंने कहा, आज भी प्रदेश में कोविड की जो स्थिति है, हालांकि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन चिंताजनक है और चुनौतीपूर्ण भी। इसका सामना करने के लिए एक सक्रिय जन आंदोलन की आवश्यकता है। आईजी गढ़वाल ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के हर उपाय को गंभीरता से लेने के साथ ही मास्क लगाने, हाथों को साफ रखने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि पिछले लगभग 7-8 महीने से हमारा पूरा देश और पूरा देश ही क्या पूरी दुनिया कोविड जैसी महामारी से जूझ रही है, और पिछले 7-8 महीने में कई फेजेस के लॉकडाउन और अनलॉकडाउन की प्रक्रिया के बाद भी आज भी हमारे देश में और हमारे उत्तराखंड प्रदेश में सभी जगह कोविड की जो स्थिति है, हालांकि नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी चिंताजनक है और चुनौतीपूर्ण है। और इसका सामना करने के लिए एक सक्रिय जन आंदोलन की आवश्यकता है, और इसमें हम सभी उत्तराखंड पुलिस के सभी अधिकारी और कर्मचारी उत्तराखंड की सभी जनता से अपील करना चाहेंगे, और यहाँ आने वाले सभी पर्यटकों से, विद्यार्थियों से भी अपील करना चाहेंगे कि कोविड जैसी गंभीर महामारी को रोकने में, इसकी रोकथाम में, इसके संक्रमण को रोकने में जो भी हमको प्रयास करने हैं मिलके करें। सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं, मास्क पहनकर, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करके जो भी नॉर्म्स हैं, इनका पालन करके अपने को, अपने प्रियजनों को और अपने समाज को, अपने देश को इस बीमारी से बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पौड़ी में कोरोना दौर का लंबा समय बीत जाने के बाद अब कहीं पर्यटकों का आवागमन पहाड़ी जिलों की ओर होने लगा है। पहाड़ के स्थानीय कारोबारियों के चेहरे फिर से खिलने लगे हैं, जबकि लॉकडाउन के बाद से ही पहाड़ों की सुंदरता को निहारने के लिए तरस रहे पर्यटक अब पहाड़ की वादियों का जमकर दीदार कर रहे हैं और जमकर पहाड़ की शीत हवाओं का लुत्फ भी उठा रहे हैं। लोग तो फिर भी जॉब में जा ही रहे हैं, पर फिर भी एक जो खुला एनवायरनमेंट होता है उसमें रोज नहीं पा रहे हैं। तो काफ़ी दिनों बाद निकले हैं घर से बाहर, अच्छा लग रहा है थोड़ा फैमिली के साथ। बच्चे भी काफ़ी दिनों से घर पे ही थे, लॉकडाउन में बच्चों को इधर कहाँ ले आए। थोड़ा बहुत लॉकडाउन खुल रहा है तो हम लोग भी इधर उधर जाकर थोड़ा, पर यहाँ तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। हम लोग सर उस समय परेशानी तो बहुत हुई। हम रोजगार हमें यहाँ पे मिल रखा था तो हम बेरोजगार हो गए थे उस समय, क्योंकि इनकम नहीं हो रही तो खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और जैसे यहाँ पे धीरे धीरे खुल रहा है लॉकडाउन और हमारा होटल भी अच्छी तरह से बात से चल रहा है, तो अब खुशी हो रही है, सर इनकम हो रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सिविल पुलिस, इंटेलिजेंस और कांस्टेबल सशस्त्र पुलिस के बीच
पदोन्नति के लिए बनाए नियमों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से शपथ पत्र दाखिल करने को कहा। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ और न्यायमूर्ति रविंद्र मैथानी की मौजूदगी में हुई। बता दें कि प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सत्येंद्र कुमार ने याचिका दायर कर राज्य सरकार द्वारा 2018 में जारी पदोन्नति के नियमों को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में पुलिस पदोन्नति याचिका पर सुनवाई हुई और राज्य सरकार से शपथ पत्र दाखिल करने को कहा गया है। Uttarakhand Police Regulations 2018 we have challenged before the Honorable Court today, and we have pleaded कि जो भी इसमें प्रमोशन के रूल्स बनाए गए हैं उसमें जो कांस्टेबल सिविल पुलिस और इंटेलिजेंस है उनके प्रमोशनल एस्पेक्ट्स रिड्यूस हुए हैं और आर्बिट्रेरीली जो कांस्टेबल लक्सर कस्बा क्षेत्र में उस वक्त अचानक हड़कंप मच गया जब कोतवाली से सटे सलीमपुर बकाल नामक गांव में आज देर शाम एक खेत में 18 फीट विशालकाय अजगर निकल आया। दरअसल पास में ही अपने खेत में काम कर रहे किसान को विशालकाय अजगर दिखाई पड़ा, जिसे देखते ही किसान अपनी होश खो बैठा। दौड़कर किसी तरह रिहायशी इलाके में लोगों को इस बारे में जानकारी दी, आगाह किया, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारियों को अजगर के निकलने की सूचना दी गई और तब जाकर उन्होंने अजगर को पकड़ने के लिए रेस्क्यू चलाया। किसी तरह कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने विशालकाय अजगर को अपने कब्जे में लिया। बताते चले कि इन दिनों बरसाती सीजन है और बरसाती सीजन के खत्म होते ही विशालकाय अजगर समेत मगरमच्छ और अन्य जहरीले जंगली जीव जंतु निकल आते हैं और ये बहुत आम बात है। दिनेशपुर में दुर्गा मंदिर का जो सौंदर्यकरण कार्य है उसके साथ साथ प्रस्तावित कोलकाता दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी की तर्ज पर दुर्गा बाड़ी का भी कार्य शुरू हुआ। मंदिर निर्माण कमेटी के अध्यक्ष विजय मंडल के नेतृत्व में बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज विधिवत रूप से दुर्गा बाड़ी के लिए भूमि पूजन हुआ। इस दौरान दुर्गा पूजा निर्माण कमेटी के अध्यक्ष विजय मंडल ने कहा कि बंगाली समाज के द्वारा हर साल दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जाती है। हर साल दुर्गा पूजा के दौरान में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। में दुर्गा बाड़ी का निर्माण होना है और ये दुर्गा मंदिर से बिल्कुल संबंधित है, इसलिए सब कमेटी के लोगों ने इस बाड़ी का नाम रखा है दुर्गा बाड़ी। जैसे काली बाड़ी होता है ऐसे दुर्गा बाड़ी रखा है और आज जो है विधिवत रूप से इसका भूमि पूजन हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे दुर्गा उत्सव जो मसूरी में हादसा, 2 लोगों की मौत, एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। कार में सवार 5 लोगों में से 2 की मौके पर मौत, 5 में 3 घायलों को रेस्क्यू कर निकालने का किया जा रहा प्रयास। 3 घायलों में से 2 की हालत गंभीर। फिलहाल ले रहे हैं इजाजत, नमस्कार।